हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एकेडमी। तो जैसे आप जानते हैं कि हमने ऑलरेडी चैप्टर 7 का जो नाम है मेटलर्जी, उसके पार्ट सी की थ्योरी हमने स्टार्ट कर दी थी। और आज के लेक्चर के अंदर मैं उसके बाकी के टॉपिक भी डिस्कस कर दूंगा। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनकी जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, आज हमें डिस्कस करना है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ फ्यूज्ड एल्यूमिना। इस प्रोसेस को हॉल्स हेरोल्ड्स प्रोसेस के नाम से भी हम जानते हैं। इसमें कई सारे छोटे छोटे सिंपल से पार्ट्स हैं, एक एक करके जल्दी से खत्म करते हैं। हमारे पास सबसे पहले है एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में है क्या? है तो बहुत सिंपल सी चीज। देखने में अगर आप देखेंगे तो एक रेक्टेंगुलर टैंक है, और ये जो टैंक है ये आपका आयरन का बना हुआ है। इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ आयरन। सबसे पहली बात तो देखो ये है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर यहाँ पे ये ब्लैक ब्लैक यहाँ पे लाइन आप देख रहे हो, जो ये एक्चुअली में कार्बन की लाइनिंग है। और इसी के साथ नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ा जाता है ताकि ये बन सके आपका कैथोड। उसके बाद अगर आप एनोड की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड्स को ही एनोड हम कहते हैं। तो इसके अंदर ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो रोड्स आप यहाँ पे देख रहे हो, ये ग्रेफाइट्स की रोड्स हैं। तो ये एक्चुअली में काम करता है एज अ नोड, और ये जो कार्बन लाइनिंग है ये एक्ट करती है एज ए कैथोड। क्लियर? फिर इसमें हम देखेंगे तो हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करूं तो इस इलेक्ट्रोलाइट में है क्या? ऑफ कोर्स इसके अंदर एल्यूमिना है, नंबर 1। और आप भी जानते हैं कि जो एल्यूमिना है हमारा, वो हमारा इसमें 20% होता है। सेकेंड नंबर में हमारे पास आता है क्रायोलाइट। ठीक है, दैट इज क्रायोलाइट। इसको थोड़ा सा ठीक कर दूं यहां पे स्पेलिंग, क्रायोलाइट। और ये इसमें 60% प्रेजेंट होता है। ठीक है। और तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है कैल्शियम फ्लोराइड, जिसको फ्लोस्पर भी हम कहते हैं। ठीक है, दैट इज फ्लोस्पर। और ये भी हमारा 20% इसमें प्रेजेंट है। एक्चुअली में क्या है ये? दिस इज कैल्शियम फ्लोराइड। ठीक है जी। अब अगर आपके मन में आता है कि हमने ये जो एल्यूमिना है इसको, मतलब इसके एक्सट्रैक्शन के लिए हमने ये क्रायोलाइट या फ्लोस्पर का इस्तेमाल क्यों किया, तो इसके लिए आपको मेरी पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी जो इससे जस्ट पहले वाली है। उसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको एक बात समझाई थी कि आफ्टर द बेयर्स प्रोसेस जो हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलता है वो बहुत ही स्टेबल कंपाउंड होता है, राइट। और स्टेबल कंपाउंड होने की वजह से जो नॉर्मली हम रिड्यूसिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, लाइक कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन, उससे हम इसको रिड्यूस नहीं कर पाते, मतलब इसमें से एल्यूमिनियम नहीं निकाल पाते। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या था एक एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए या एल्यूमिना को रिड्यूस करने के लिए? वो था इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, जिसको आज हम स्टडी कर रहे हैं। सारी कहानी यहां पे आके शुरू होती है कि अगर किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जिस पर्टिकुलर कंपाउंड का आपने इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करनी है वो मोल्टन स्टेट में होना चाहिए, और एल्यूमिना जो है वो मेल्ट होता है 2050 डिग्री सेल्सियस के अंदर। और प्रॉब्लम ये थी कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर में एल्यूमिनियम भी वेपराइज होना शुरू हो जाता है और उसको कलेक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट था। इस डिफिकल्टी को रिमूव किया हॉल ने, और उन्होंने कहा कि एक सुटेबल सॉल्वेंट का इस्तेमाल करके और उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास करके हम चाहें तो एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और वो जो परफेक्ट एक सुटेबल जो सॉल्वेंट था हमारा, वो था क्रायोलाइट एंड फ्लोस्फर का। आप देखिए, सिंपल सी बात आपको बताया तो मतलब
फ्लोस्पर बोलते हैं इसको। एंड ये होता कैल्शियम फ्लोराइड है, 20% ये, 60% ये है। इससे पता क्या होता है, जो मोल्टन स्टेट आपको 2050 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब 2050 मतलब 2050 डिग्री सेल्सियस पे हमें एल्यूमिना मेल्ट मिलता था, वही आपका लगभग 900 टू 1000 के बीच में हमें मोल्टन स्टेट में मिलने लग गया, इसी पर्टिकुलर मतलब सॉल्वेंट की वजह से। तो ये सबसे बड़ा फायदा था इसका। एंड उसके बाद क्या करना है, कैसे करना है, वो तो मैं अभी आपको बता ही दूंगा, लेकिन जस्ट मेरा स्टार्ट था आपको समझाने के लिए कि यहां पे कर क्या रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बात रह जाती है कि क्योंकि ये मोल्टन स्टेट के अंदर है, और अच्छा एक बात और भी मैं आपको बता देता हूं, ये जो आप यहां पे देख रहे हो इलेक्ट्रोलाइट, यहां पर ये जो इलेक्ट्रोलाइट आप देख रहे हो, इस इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर पाउडर्ड कोक इसमें डाला जाता है। बेसिकली कार्बन ही होता है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, उसको इसके ऊपर डाला जाता है, ऐसे इसके ऊपर डाला जाता है। अब आप करेंगे सर ये क्यों किया जाता है, बताऊंगा ना इसके बारे में, टेंशन क्यों लेते हो, एट द एंड इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। अभी के लिए चलो मैं इतना बता देता हूं कि जब ये इसमें रिएक्शंस टेक प्लेस करते हैं तो काफी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, और वो जो हीट है वो मेरे एनोड को खराब ना कर दे, जिसके चलते हम यहां से जो हीट है उसको रोकना चाहते थे। तो हीट को रोकने के लिए एक्चुअली हम इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर कोक को डाल देते हैं, पाउडर्ड कोक को डाल देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि हीट जो है वो आपका एनोड की तरफ नहीं जाता और एनोड मेरा खराब भी नहीं होता। ठीक है, बाकी इसकी डिटेल्स मैं थोड़ा और आगे आपको अच्छे से समझा दूंगा। बाकी बात रहेगी कि मोल्टन जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका टेम्परेचर हमें कितना रखना था। देखिए जो मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट आपके पास है उसका टेम्परेचर 950 डिग्री सेल्सियस ही रखना होगा। क्यों? क्योंकि 950 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही आप आराम से इसको एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर आपके मन में अभी भी आ रहा है सर अभी तो आपने कहा 2050 डिग्री सेल्सियस लगता, तो मैंने बताया ना कि इन सॉल्वेंट का इस्तेमाल इसलिए किया गया था ताकि 950 डिग्री सेल्सियस देकर भी इसको मोल्टन स्टेट में लाकर मैं इसमें से एक्सट्रैक्शन को कर सकूं। बड़ा दिमाग लगाते हैं ये लोग। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। उसके अलावा इसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इसके अंदर ना इलेक्ट्रिक हीटिंग का एलिमेंट डाला जाता है। बेसिकली इलेक्ट्रिकली इसको हीटअप किया जाता है और इसके टेम्परेचर को 950 डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है ताकि ये प्रॉपर अपने मोल्टन स्टेट में रहे। अब बात रह जाती है कि इनको करंट कितना दिया जाता है, वोल्टेज कितनी यूज करते हैं। एक्चुअली में हम जो वोल्टेज यूज करते हैं वो है 5 to 6 वोल्ट बस। फिर इसमें क्वेश्चन अराइज होता है, और क्वेश्चन ये है कि इतनी कम वोल्टेज का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, ज्यादा वोल्टेज का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। तो सिंपल सी बात यह है, अगर मैं इससे ज्यादा अमाउंट ऑफ वोल्टेज का अगर मैं इस्तेमाल करूंगा तो जो मोल्टन स्टेट में क्रायोलाइट पड़ा हुआ है ना इसके अंदर, वो जो क्रायोलाइट है उसकी डिकम्पोजिशन होनी शुरू हो जाती है, मतलब वो टूटने लग जाता है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए इसका जो वोल्टेज है वो कम ही रखा जाता है, जस्ट 5 to 6 वोल्ट। आई होप आपको ये सब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं काम करता हूं कि आपको ना लेके चलता हूं रिएक्शंस की तरफ। ये बताना चाहता हूं कि एक्चुअली में क्रायोलाइट में क्या होता है, तो फ्लोस्पर में क्या होता है, एल्यूमिना में क्या होता है, जो पॉजिटिव आयंस कौन से क्रिएट होते हैं, कैथोड में एनोड में क्या हो रहा है, ये सब बातें अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको स्टडी करते हैं। अब हमें बात करनी है बेटा रिएक्शंस की। ठीक है, रिएक्शंस की बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप हम करते जाएंगे एक एक करके। देखिए सबसे पहले मैं अब आपको बताऊंगा कि क्रायोलाइट में क्या होता है। जब भी हम क्रायोलाइट की बात करते हैं ना, अच्छा पहली बात तो मतलब इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है Na3Al F6। तो ये मेरे क्रायोलाइट का फॉर्मूला हो गया। तो जब इसमें से हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो ये एक्चुअली आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, और ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस भी है, मतलब ये दोबारा मिलकर दोबारा ये कंपाउंड क्रिएट कर देंगे, और वो बनते हैं बेटा सोडियम पॉजिटिव। एक तो सोडियम बने, ओब्वियस तीन डिफरेंट आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं, तीन डिफरेंट आयंस बनेंगे यहाँ पे। एल्यूमिनियम मिल जाएगा, 3 पॉजिटिव इसका आयन होता है। फ्लोरीन मिल जाएगा जो कि नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे 6 आपको एटम्स मिल रहे हैं फ्लोरीन के, तो यहाँ पे आप 6 कर देंगे। सोडियम के 3 आपको यहाँ मिल रहे हैं तो आप 3 कर देंगे यहाँ पे, और एल्यूमिनियम 1 है तो उसको 1 ही रहने देंगे आप। डन।
चलिए सेकंड हम बात करते हैं, दैट इज फ्लोरस्पर की, दैट इज FLUORSPAR। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कैल्शियम फ्लोराइड, दैट इज CaF2। ये मेरा कैल्शियम फ्लोराइड होता है। कैल्शियम है ना, इसकी वैलेंसी 2 पॉजिटिव और फ्लोरीन की होती है -1, तो ये बन गया। अगेन रिवर्सिबल रिएक्शन, दो आप इसमें एलिमेंट देख सकते हो कैल्शियम एंड फ्लोरीन का, वही आपने तोड़ के बनाने हैं। सो कैल्शियम हो जाएगा बेटा आपका 2 पॉजिटिव ऑफ कोर्स, और दो आपको मिलेंगे F नेगेटिव के आयंस। ठीक है जी, तीसरे नंबर पे आते हैं। ठीक है, अगर तीसरे नंबर की बात करें तो अब हमारे पास क्या गया, एल्यूमिना। सो एल्यूमिना की बात करें तो वो होता है बेटा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दैट इज Al2O3। अगेन से रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल के ना ऐसे दिखाते होते, ध्यान रखना है, इस तरह ऊपर इस तरह नीचे रिवर्सिबल होता है। तो ये बन गया एल्यूमिनियम, दैट इज 3 पॉजिटिव। और अगर आप देख सकते हो यहाँ पे दो आपको एटम्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पे 2 कर दूंगा, प्लस ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, और यहाँ पे 3 आपको मिल रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे 3 कर दूंगा। तो इस तरीके से आपके जो भी इलेक्ट्रोलाइट हमने इस्तेमाल करा है, जो भी मिक्सचर जब मोल्टन स्टेट में जो जो है, उनके इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। तो अगर कोई कहता है कि सर इसमें पॉजिटिव आयंस कौन कौन से हैं, तो ऑफ कोर्स इसमें सोडियम एक पॉजिटिव आयन है, एल्यूमिनियम एक पॉजिटिव आयन है, और जो कैल्शियम है वो आपका एक पॉजिटिव आयन है। ठीक है, और नेगेटिव आयन कौन कौन से हैं, दो ही हैं, एक तो आपका फ्लोरीन नेगेटिव आयन है, और ऑक्सीजन जो है वो आपका नेगेटिव आयन है। अब आपको एक छोटी सी बात बताता हूं बेटा, कि अब मेरे पास अगर पॉजिटिव आयंस हैं तो ऑब्वियस है कि इनमें से कोई ना कोई तो कैथोड के पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर बेटा इफ्यूज करेगा, एंड वो बन जाएगा एक 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 सिंपल सा मेटल, राइट, स्टेबल मेटल। अब बात आती है कि इन तीनों में से कौन करेगा, सोडियम में से, कैल्शियम में से, एल्यूमिनियम में से कौन करेगा? तो आंसर है एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम क्यों कहेगा? क्योंकि जब हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो इट इज लोअर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लोअर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो बेटा जी एक बात हमेशा याद रखना, जिस आयन को, सॉरी, इलेक्ट्रोलाइटिक सीरीज एक सीरीज बनाई गई है, उसमें कई सारे आपके मेटल्स के आयन लिखे जाते हैं। तो हाइड्रोजन से नीचे जितने भी आपके मतलब पॉजिटिव आयंस की अगर हम बात करते हैं, उनका रिडक्शन या उनको रिड्यूस करना उतना ही आसान होता है। तो जब हम एल्यूमिनियम के बारे में बात करते हैं तो एल्यूमिनियम में होता क्या है, एल्यूमिनियम एक्चुअली चला जाता है कैथोड के साथ। नाउ यू नो दैट यू आर हैविंग अ टैंक, और उस टैंक के अंदर कार्बन की लाइनिंग की गई है, और हमारे इस लाइनिंग को हमने दिया है कैथोड जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो ये जो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है, वो इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और बन जाएगा एक स्टेबल आपका, दैट इज मेटल। अब वो कैसे होगा, थोड़ा ध्यान से समझेंगे इस चीज को। तो मैं बात करने लगा हूं कैथोड की। तो कैथोड के अंदर क्या होता है कि मेरा जो एल्यूमिनियम है 3 पॉजिटिव, वो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन को अपने साथ जोड़ेगा, डेफिशिएंसी है ना इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से बनेगा हमारा एल्यूमिनियम। हाँ, अब बात सिर्फ ये है कि जब मेरे 4 एल्यूमिनियम्स के जो आयंस है, जब 12 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं, तब हमारे पास 4 जो है वो हमारे एल्यूमिनियम के मेटल्स तैयार होते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा एक स्टेबल एटम, राइट। और उसी तरह अगर मैं एनोड के बारे में बात करूं, तो एनोड कौन सा था, वो ग्रेफाइट वाला। उसके साथ जो ऑक्सीजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। एनोड क्या करता है, एनोड क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और जैसे नेगेटिव चार्ज मेरे इस ग्रेफाइट के साथ जुड़ेगा,
तो अपने जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो देके एक स्टेबल आयन आपका क्रिएट हो जाता है। ठीक है जी, स्टेबल एटम आपका क्रिएट होता है। तो क्या होगा इसके अंदर, एक काम करता हूं नेक्स्ट शीट में आपको बताता हूं। तो अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं एनोड की, बहुत सिंपल, देखो टफ बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। ये जो ऑक्सीजन है अपने में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा, एज ए रिजल्ट बनता है बेटा नेसेंट ऑक्सीजन, मतलब अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी के लिए उसको दोबारा अपने साथ रिकंबाइन करना पड़ता है। तो ये कुल मिला के 6 बेटा आपको ऐसे मिलेंगे। इसमें से 6 दूनी 12 हो गए, टोटल 6 टू 12, तो -12 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तब जाके बेटा आपको मिलते हैं 6 नेसेंट ऑक्सीजन। ये जो आपकी ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन अपने साथ मिलकर प्रॉपर एक स्टेबल मॉलिक्यूल क्रिएट होता है, जो कि आपका ऑक्सीजन होता है एज ए गैस। तो 3 ये और टोटल 6 हो गए बेटा आपके यहाँ पर। तो यहाँ पे हम 3 कर देंगे, तो 3 टू 6 आपका ये बैलेंस इक्वेशन तैयार हो जाती है। आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। गुड। तो अब आपने देखा बेटा पिछली शीट के अंदर कि जो एल्यूमिनियम है, वो एल्यूमिनियम का अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखा जाए तो सबसे लोएस्ट वैल्यू इसी की ही है। इसलिए इसके अंदर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना आसान है, और इसीलिए ये कैथोड की तरफ जाता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और एक स्टेबल एटम क्रिएट करता है। एनोड की बात करें तो जो ऑक्सीजन है वो एनोड की तरफ जाएगा, अपने जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने एनोड को दे देगा और बन जाएगा नेसेंट ऑक्सीजन। वो फर्दर अपने आप से रिएक्ट करके मॉलिक्यूल क्रिएट करता है और आपके पास ऑक्सीजन फाइनली गैस क्रिएट होती है। आई होप ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। गुड। इसके अलावा ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा जो आपको याद रखनी है। हमें ना एक्चुअली में एनोड को बार बार जो है वो रिप्लेस करना पड़ता है। और ऐसा क्यों रिप्लेस करना पड़ता है? रीजन है उसकी ऑक्सीडेशन। जो एनोड है वो बेसिकली किससे बना हुआ है तो वो कार्बन ही ना आपका। तो जब कार्बन मेरे देखो अब ये जो ऑक्सीजन क्रिएट हो रहा है, ये ऑक्सीजन किसी से तो रिएक्ट करेगा। अब जो कार्बन प्रेजेंट है मेरे एनोड के अंदर, उससे रिएक्ट करके ये बनाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन मोनोऑक्साइड। वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो कहने वाली बात सिर्फ ये है कि जो एनोड है बेसिकली क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, इज ऑक्सीडाइज्ड, जिसकी वजह से मुझे बार बार उसको रिप्लेस करना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है, उसको रिप्लेस करना पड़ता है। अब क्यों करना पड़ रहा है वो समझ में आ गया आपको। बाकी बैलेंस करने वाली बात हमेशा रह जाती है। ये 2 कर देता हूं, यहाँ पे ये 2 आ जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूं तो आई थिंक ये 2 कर दूंगा तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आप इसका बैलेंस इक्वेशन देख सकते हो और आई होप आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपसे पूछता है कि हमें एनोड को बार बार रिप्लेस क्यों करना पड़ता है, तो आपका आंसर ये है क्योंकि जो एनोड है वो एक्चुअली में ऑक्सीडाइज हो जाता है अंडर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एज ए रिजल्ट हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप आपको ये बातें अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी, राइट। बस इसी तरीके से हम फाइनली लगभग 99.8% प्योर एल्यूमिनियम को हम एक्चुअली में एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस ऐसे चलता रहता है एंड सो। अब देखो बात सच है कि जैसे एल्यूमिना जो है, जैसे जैसे हम उसका यूज करते जाएंगे, मैं थोड़ा आपको ये बताता हूँ। देखिए अब जैसे जैसे एल्यूमिना जो है यूज होता जाएगा, वैसे वैसे हम उसमें जो फ्रेश एल्यूमिना है वो ऐड करते जाएंगे और उसकी जो एक्सट्रैक्शन है वो होती जाएगी और हमें फाइनली हमें बढ़िया सा एल्यूमिनियम मिलता जाएगा। क्लियर। अब बेटा आपको मैंने बात बतानी है इसके बारे में कि हाँ एक बात और है कि इतना सब करने के बावजूद भी हमारे को जो एल्यूमिनियम है उसको थोड़ा सा प्यूरिफाई करना पड़ता है और उसकी जो प्यूरिफिकेशन होती है वो इलेक्ट्रोलिसिस से होती है। अब जो इलेक्ट्रोलिसिस है ये वाला पार्ट हमारे इस बार के सिलेबस में नहीं है, इसलिए ये आपके साथ मैं डिस्कस नहीं कर रहा, अदरवाइज वो पक्का आपसे मैं शेयर करता। तो चलिए अब मैं आपको बात जो करनी है वो करते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट की कि हमने क्रायोलाइट का इस्तेमाल क्यों किया, कोक का इस्तेमाल क्यों किया, जो सॉल्वेंट मिक्सचर है उसका इस्तेमाल क्यों किया। एक एक दो लाइनें हैं, फटाफट हम इसको खत्म कर लेते हैं। तो बात है बेटा क्रायोलाइट की। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अगर हम क्रायोलाइट का इस्तेमाल ना करते तो जो एल्यूमिना है उसको हमें मोल्टन स्टेट में लाने के लिए 2050 डिग्री सेल्सियस देना पड़ता और
और जिसकी वजह से एल्यूमिनियम भी आपका वेपराइज हो जाता है और उसको कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता। तो हमने क्या किया, इसके अंदर क्रायोलाइट का इस्तेमाल किया और क्रायोलाइट की प्रेजेंस में इसका जो टेम्परेचर है वो 2050 डिग्री सेल्सियस से 950 डिग्री सेल्सियस हो गया। और सबसे बड़ी बात है, ये कंडक्टिविटी में भी हमें हेल्प कर रहा है। देखिए, अगर आप एक प्योर एल्यूमिना का इस्तेमाल करें और उसमें से करंट को पास करें तो आप खुद देखना कि वो इतना ज्यादा कंडक्टिव नेचर का नहीं होता है। तो आप ये समझ लीजिए क्रायोलाइट ने बेसिकली क्या किया, उसकी कंडक्टिविटी को एनहेंस कर दिया, इट बिकम मोर कंडक्टिव इन नेचर, एंड तभी जाके वो आयंस में टूटा एंड सो ऑन सब कुछ टेक प्लेस किया आपका। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। सेकंड पॉइंट है बेटा कि हमने जो फ्लोस्पर है और साथ में जो क्रायोलाइट है एज ए सॉल्वेंट, इसका इस्तेमाल क्यों किया। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इसका इस्तेमाल किया एज ए सोलवेंट फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर। मेन रीजन आपको मैंने ऊपर बता दिया हुआ है। और दूसरी बात, उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, जैसे देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि एक प्योर एल्यूमिना की अगर मैं बात करता हूँ, वो लगभग नॉन कंडक्टिव होता है नेचर के अंदर, तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ सके, इसी वजह से हमने इसके अंदर डाला है अपना दैट इज फ्लोस्फर एंड क्रायोलाइट का इस्तेमाल किया है एज ए अपना सॉल्वेंट। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमने पाउडर्ड कोक जो है वो स्प्रिंकल क्यों करते हैं ओवर द सरफेस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर। और उसके दो सिंपल सी बातें जो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं आपको। नंबर वन, एक तो जितना भी हीट लॉस होता है ना, रेडिएशन के थ्रू, उसको रिड्यूस करने के लिए उसके ऊपर हम परत चढ़ा देते हैं तो वो एज ए इंसुलेटर की तरह काम करता है और जो रेडिएशन है वो ऊपर को बाहर की तरफ नहीं जाने देता। और क्योंकि रेडिएशन बाहर नहीं जाता, इसकी वजह से जो आपका एनोड है वो बर्न नहीं होता, खराब नहीं होता। इस वजह से हम पाउडर कोक जो है वो उसके ऊपर अच्छे से स्प्रिंकल कर देते हैं। आई होप फाइनली आपको ये सब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के बारे में स्टडी किया और आई होप आपको अच्छी तरह ये समझ में आ गया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।